हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 20 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है मीथेन, चर्चा में क्यों है देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा गठित जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा संयुक्त रूप से जारी जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जन होने वाले मीथेन को कम करने की अनिवार्यता यानी द इम्पेरेटिव ऑफ कटिंग मीथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स नामक एक नई रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने के महत्व पर बल दिया गया। ठीक है, तो यूएनईपी और उसके द्वारा गठित एक जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाने पर बात चल रही है। चलिए मीथेन को देख लेते हैं क्या है। तो मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है मैं, जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रो परमाणु होते हैं CH4। उसके बाद यह ज्वलनशील होता है। ठीक है, इसमें विश्व में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ज्वलनशील है तो ऑब्वियस बात है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा होगा। ठीक है, मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है जिसका वायुमंडलीय जीवन काल लगभग 1 दशक होता है और यह जलवायु को सैकड़ों वर्षों तक प्रभावित करती है। ठीक है, सैकड़ों वर्षों तक प्रभावित करती है। वायुमंडल में अपने जीवन काल के आरंभिक 20 वर्षों में मीथेन की वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वायुमंडल में अपने जीवन काल के प्रारंभिक 20 वर्षों में मीथेन की जो वार्मिंग क्षमता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। ठीक है, इसीलिए तो इसको प्रयोग पर कम किया। अब क्या मिलता है ये, तो मीथेन सामान्य स्रोत क्या है इसका, तो तेल, प्राकृतिक गैस प्रणालियाँ, कृषि गतिविधियाँ, कोयला खनन और अपशिष्ट हैं। तेल कैसे, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, और कृषि गतिविधियों से भी जैसे धान की खेती वगैरह से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद कोयला खनन जो होता है और उससे उसके जो अपशिष्ट होते हैं उससे। ठीक है, अब मीथेन से निपटने के लिए क्या पहल किया गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने क्या किया और विश्व में क्या किया गया। ठीक है, भारत ने क्या किया, हरित धारा, ठीक है, एक प्रोग्राम लाया है। उसके बाद 20 उत्सर्जन मानदंड तय किया और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तय की है। आप नोट्स बनाते चलिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, तो इसको भी नोट करते चलिएगा और जो पीछे मैंने बातें बताई मीथेन के बारे में उसको भी और कहाँ से स्रोत है उसका वो भी, तो ये नोट कर लें तीनों। उसके बाद वैश्विक देखते हैं, तो मीथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स और वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, ये 2 वैश्विक स्तर पर हैं और ये 3 भारत के हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लें। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड है और मीथेन ज्वलनशील है, ऊर्जा से रिलेटेड ये भी है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो यह वर्ष 1974 में पेरिस फ्रांस में स्थापित, कहाँ स्थापित हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में, और 1974 में एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। यह मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण शामिल है। ठीक है, इसका मिशन क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मिशन क्या है, तो यह अपने सदस्य देशों और अन्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसके ये कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित करते हैं, इसको नोट कर लें आप। और इसमें जो मैंने बताया ये स्थापना कब हुई थी इसको नोट कर लें। उसके बाद ये रिपोर्ट कौन कौन से प्रकाशित करता है, तो विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट और भारत ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट जारी करता है। विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा निवेश और भारत आउटलुक रिपोर्ट, इसको नोट कर ले प्लीज़। और उसके बाद है भारत इनसे शामिल हुआ था 2017 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत शामिल हुआ था 2017 में, इसको नोट करते चले ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरणीय प्राधिकरण है जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी।
यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए आधिकारिक वकालत भी करता है। ठीक है, अब ये कुछ रिपोर्ट्स ये भी जारी करता है, तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, अनुकूल गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट। ठीक है, तो इसके रिपोर्ट्स को भी नोट कर ले, 5 रिपोर्ट ये जारी करता है, इसको भी नोट कर लें। उसके बाद इसके कुछ अभियान हैं, ये भी नोट कर लें। पहला है बीट पोल्यूशन, उसके बाद है UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस और वाइल्ड फॉर लाइफ, ये इसके कुछ अभियान जिसने इसको चला रखा है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है, इसको भी नोट करते चलें। अब एक बार नोट कर लेंगे तो बार बार जब आगे आएगा तो इसको आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, बस रिवीजन करते चलना है। ठीक है, अब इसमें 193 सदस्य हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रकृति के साथ सद्भावना में रहने समर्थन करता है। भारत इसका सदस्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भारत सदस्य है। इसके बाद है UNEP संयोजित जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, कन्वेंस्ड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, CCAC। यह सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिक सामाजिक संगठनों की एक स्वैच्छिक वैश्विक साझेदारी है जो अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण, यहाँ पे देखना है, अल्पकालिक जलवायु प्रदूषणों को कम करने के लिए कार्य कर रहा है, जिनका जलवायु परिवर्तन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और भारत वर्ष 2019 से CCA का भागीदार रहा है। ठीक है, अब एक है, यह है लिनिएसी प्लस। ये क्या है? हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने कॉर्टिलाइजेशन पर अंकुश लगाने के लिए लिनिएसी प्लस मानदंडों का मसौदा किया है। कॉर्टिलाइजेशन क्या है? ठीक है, देखते हैं इसको। तो कॉर्टिलाइजेशन तब होता है जब कई उद्यमी कीमतें तय करने, बोली प्रक्रिया में हेराफेरी करने या ग्राहकों को आपस में साझा करने आदि के लिए गैर कानूनी रूप से एक दूसरे के साथ गठजोड़ करते हैं। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर ना कृषि वगैरह में होता है। जब किसान अपनी उपज को कृषि मंडी में लेकर जाता है तो जो व्यापारी होते हैं ना वो साठगांठ कर लेते हैं और उनको उपज का एक रेट फिक्स कर देंगे कि हम सब लोग इतना ही पे खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, उनको जो किसान होते हैं उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है क्योंकि सभी उसी रेट पे ले रहे होते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है, लीनियंसी प्लस के तहत एक कॉर्टिलाइजेशन असंबंधित बाजार में किसी भी अन्य कॉर्टेज की मौजूदगी का खुलासा कर सकता है। यानी एक कॉर्टेज होगा जिसमें अगर कोई ऐसे गठजोड़ होता है तो व्यक्ति खुलासा कर सकता है। ऐसा वह मूल लीनियंस अभियोजना के तहत दंड में छूट पाने के लिए कर सकता है। यानी उन्हीं में से कोई व्यक्ति दंड में छूट पाने के लिए कर सकता है। जैसे अगर कोई व्यापारी है और एक बाज़ार में ऐसी गतिविधियां चल रही हैं कि वो व्यापारी आपस में साठगांठ कर ले हैं तो उसी में से एक बंदा इसके तहत लीनियंसी प्लस के तहत बता सकता है, तो उससे क्या होगा, उससे उसको दंड में कमी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा लोग करेंगे भी नहीं जो सिस्टम इस तरह का है। लीनियंसी प्लस व्यवस्था प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 का हिस्सा है। प्रतिस्पर्धा संशोधन का उम्मीद की जा रही है कि लीनियंसी प्लस की व्यवस्था होने से कॉर्टिलेजेस के कई नए कॉर्टेल के बारे में खुलासे करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे कॉर्टिलाइजेशन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया कमेटी 2023, ये क्या है? पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिति 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। यह शिखर सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया कमेटी क्या करता है? समुद्री क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का काम करता है। इसके मुख्य बिंदु क्या है इस समिति के? तो भारतीय समुद्री क्षेत्र से संबंधित नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक ब्लूप्रिंट अमृत काल विजन 1947 का अनावरण किया गया है। अमृत काल विजन, इसको नोट करना है। ठीक है, और नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, समुद्र से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल पोर्टल अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉफ्ट टर्मिनल पर आधारशिला रखी है। ठीक है,
यहाँ पे कहाँ रखा गया है, तो गुजरात में रखा गया, इसको भी नोट कर लें। उसके बाद है भारत मध्य पूर्वी यूरोप और आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। अब है भूस्खलन के रोकने के लिए बांस का उपयोग। ठीक है। तो केरल वन विभाग मुन्नार में बार बार होने वाले भूस्खलन को रोकने के लिए राजमार्ग के किनारे बांस और तला बांस क्रीपर बम्बू लगाने की योजना बनाई जा रही है। वर्ष 2017 में सरकार ने बांस को घास के रूप में वर्गीकृत करने के लिए भारतीय वन अधिनियम में संशोधित किया था। पहले क्या था ना कि बांस को वृक्ष में कन्वर्ट डाल दिया गया था, वृक्ष को काट नहीं सकते थे, तो अब इसको संशोधन करके निकाला गया है 2017 में, और इसको एक घास की संज्ञा दी गई, यानी इसको लगाया और काटा जा सकता है। ठीक है। आपको बताना है कि बांस का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब वनों के बाहर बांस उगाने या काटने का कोई रोक नहीं है, क्योंकि संशोधन कर दिया गया। बांस की जड़ें मिट्टी की में 4 से 5 फीट गहराई तक जाती हैं, जो मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती है, यानी मिट्टी के कटाव के लिए ये बहुत उपयोगी है। ठीक है। मलेशिया, फिलीपींस, नेपाल आदि देशों में भूस्खलन को रोकने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ को नोट कर लें, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भूस्खलन रोकने के लिए, और भारत भी अब कर रहा है। इससे क्या ना, ये बांस जो होती है ना, ये कम पानी भी लेती है और एक अच्छा बिजनेस भी है ये। ठीक है। तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रपति ने 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है। इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में थी, इसको नोट कर लें। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता तथा सामाजिक प्रासंगिकता वाली ऐसी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है जो क्या देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं तथा अलग अलग संस्कृतियों की समझ को प्रोत्साहित करती है। जो देश की एकता और अखंडता तथा संस्कृति, भारत में विविधता है, कितनी संस्कृतियाँ हैं, तो उनके समझ को उसको प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। ठीक है। और ये 3 वर्गों में डिवाइड किए गए हैं पुरस्कार को। ठीक है। तो फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। ठीक है। हर साल सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय पैनल पुरस्कार विजेता का चयन किया जाता है। एक पैनल होता है, कमेटी होती है, और वो नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये पुरस्कार दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। इसको नोट करें। अब है लोकसभा की आचार समिति, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, आप कमेंट में बता दीजिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ने एक सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जो आचार समिति को भेजा है, शिकायत को भेजा है आचार समिति के पास। इस आचार समिति में 15 सदस्य होता है, और इन्हें अध्यक्ष नामांकित करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। इन्हें लोकसभा का अध्यक्ष नामांकित करता है। इन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाता है। ठीक है। आचार समिति जो होती है उसमें अध्यक्ष द्वारा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है 1 वर्ष के लिए। अब लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग भी कुछ बताया करें। लोकसभा की 4 आचार समिति में, ठीक है, इसके समिति के कार्य देख लेते क्या है। यह समिति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के अनैतिक आचरण, ठीक है, अनैतिक आचरण के संबंध में भेजी गई शिकायत की जांच करता है। यानी अगर लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण पर कोई प्रश्न उठता है तो उसकी जांच करता है। ठीक है। यह समिति सदस्यों के लिए आचार संहिता का भी निर्माण करता है। यह समिति समय समय पर संहिता में संशोधन का भी सुझाव देती है। ठीक है। यह समिति सदस्यों के आचार संहिता का निर्माण करती है और समय पर संशोधन का भी सुझाव देती है। लोकसभा की पहली 4 समितियां जो हैं, पहली आचार समिति कब निर्धारित की गई थी, तो 2000 में की गई थी। ठीक है। और राज्यसभा की आचार समिति 1997 में। लोकसभा की कब? 2000 में। और राज्यसभा की 1997 में आचार समिति का गठन किया गया था। ठीक है। तो इसको नोट कर लें। अब है ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक इकाई को संदर्भित करता है। ठीक है। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत प्रथाओं के योगदान देने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। ठीक है। अब देखते हैं इसका परिचय। ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली, ठीक है, इकाई को संदर्भित किया। पर्यावरण स्वैच्छिक कार्यक्रम है, और 2 बार टाइप हो गया।
यह पर्यावरण कार्यक्रम यानी LIFE अभियान पर्यावरण के लिए जीवन शैली का एक हिस्सा है और यह स्वैच्छिक पर्यावरण अनुकूल कार्य को भी प्रोत्साहन और पुरस्कृत करता है। ठीक है, लाइफ अभियान ध्यान रखना है ग्रीन क्रेडिट से रिलेटेड है। सॉरी, इसमें कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पर्यावरण धारणीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से 8 प्रमुख गतिविधियों को शामिल किया गया। 8 गतिविधियां हैं। इसमें पहला है वृक्षारोपण, हरित आवरण में वृद्धि करने और वनोन्मूलन की समस्याओं का निपटान करने के लिए पेड़ लगाना। जल प्रबंधन, जल संसाधनों की कुशलतापूर्वक प्रबंधन और संरक्षण के लिए रणनीति को लागू करना। सतत कृषि, पर्यावरण अनुकूल और धारणीय कृषि पद्धति को बढ़ावा देना। अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करना। वायु प्रदूषण में कमी लाना, इस पहल का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना तथा गुणवत्ता में सुधार करना है। मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन, पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का सुरक्षा और पुनर्स्थापन करना। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट अर्निंग और गणना, ये क्या है? ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने के लिए प्रतिभागियों को समर्पित वेबसाइट के माध्यम से अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों को पंजीकृत करना होगा और इसके साथ ही गतिविधियों का एक नामित एजेंसी द्वारा सत्यापन के अधीन होगा। ठीक है, एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासक आवेदक को ग्रीन क्रेडिट प्रदान करेगा। ठीक है, एजेंसी जब रिपोर्ट करेगी ग्रीन क्रेडिट अर्निंग गणना के बाद तब मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता, पैमाने, दायरे, आकार और अन्य प्रासंगिक मानदंडों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर है ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना करना है जो अर्जित क्रेडिट को ट्रैक और प्रबंधित करने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रशासक घरेलू बाजार में ग्रीन क्रेडिट के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगा और इससे बनाए रखेगा। ठीक है, तो इसके डेवलपमेंट पे बात चल रही है ये। उसके बाद है कार्बन क्रेडिट से स्वतंत्रता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 के तहत प्रदान किए गए क्रेडिट कार्बन क्रेडिट से स्वतंत्र रूप से संचालित तथा वर्ष 2001 की ऊर्जा संरक्षण अधिनियम द्वारा शासित होता है। तो किसके माध्यम से शासित होता है क्रेडिट? जो ग्रीन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट योजना 2023 और 2001 का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, इसको नोट कर लें। ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाले पर्यावरणीय गतिविधियों से संबंधित जलवायु से संबंधित लाभ हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना, हटाना। या इससे संभावित ग्रीन क्रेडिट के अलावा कार्बन क्रेडिट का अधिग्रहण हो सकता है। ठीक है, नोट करने वाली कुछ बातें हैं, इस पर नोट कर ले। कार्बन क्रेडिट विनियमन की एक इकाई है जिसका उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो बाजार है, ठीक है, उसका कार्बन बाजार है। एक कार्बन क्रेडिट वायुमंडल से निकलने गए 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या समकक्षी ग्रीन हाउस गैस के बराबर है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। सो गाइज, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।